हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि शॉर्ट वीडियो था 6-7 मिनट का। उसमें मैंने चीज़ों को ग्राफ बना करके वहाँ पे प्रेजेंट किया था कि क्या क्या वाउचर्स होते हैं, कितने टाइप के वाउचर होते हैं और किन चीज़ों को वाउचर की लिस्ट में रखा जाता है और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और कब इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इन शॉर्ट आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पूरा नॉलेज आपको देने वाले हैं। एंड एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि मैम प्लीज़ इस पे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल कीजिए। सो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो जिन्हें भी ज़रूरत है या फिर जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, डीप नॉलेज जानना चाहते हैं या उन्हें कंप्लीट नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किन टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और ट्रीटमेंट किस तरह से होता है इनका। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन अ बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, receipt of payment of cash and so on. Each business transaction should be supported by a documentary evidence such as cash memo, cash receipt, invoice or bill, debit and credit notes, paying slip, check, etc. These business documents are called source documents. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस जो होता है ना, उस बिज़नेस में कई सारे लेन देन किए जाते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी स्टॉक को या किसी सामान को खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है, और वहाँ से आपको पैसे प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए पेमेंट भी करनी पड़ सकती है, जब आप खरीदेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। सो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। तो उनके एविडेंस के तौर पर आपको कैश मेमो मिलता है, कैश रिसिप्ट मिलती है, इनवाइस और बिल बनता है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स बनाए जाते हैं, पेइंग स्लिप होता है, चेक। इन सभी को हम अभी आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो ये सभी जो होते हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। These documents are the first record about the details of a business transaction. Such documents report the date, the amount, parties involved and the nature of the transactions. So ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये आपको वो टाइम बताते हैं जिस टाइम पे आपने ट्रांजेक्शन किया है, जिस डेट को ट्रांजेक्शन किया है, कितने अमाउंट का किया है, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, मीन्स कौन सेलर है, कौन परचेजर या कितनी पार्टीज़ हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी होती हैं उस ट्रांजेक्शन के बारे में। एंट्रीज इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ईच ट्रांजेक्शंस recorded in the books of accounts should have adequate profit to support it, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस डॉक्यूमेंट्स आर द रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये रिटन प्रूफ होता है, मीन्स लिखित होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके रिकॉर्ड को रखा जाता है ताकि ये जाना जा सके कि जो भी रिकॉर्ड रखा गया है वो करेक्ट है या नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है वो सही है या गलत। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट्स। सो इन सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आपका जो अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के उसको ऑडिट करते टाइम या फिर टैक्स असेसमेंट्स का जब टाइम आता है, टैक्स पे करने का जब टाइम आता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स और उन रिकॉर्ड के बेसिस पे ये जाना जा सकता है कि जो भी रिकॉर्ड रखे गए हैं बिजनेस फॉर्म में ट्रांजेक्शन को लेकर के वो सभी रिकॉर्ड ट्रू हैं, करेक्ट हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये बात जानी जा सकती है। They also serve as the legal evidence in case of dispute. The following are the most common source documents, ठीक है ना। सो इन्हें एज अ एविडेंस या फिर प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सबूत के तौर पे। सो फर्स्ट यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है कैश मेमो। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्ड अ कैश मेमो, ठीक है। अगर जो ट्रेडर है मीन्स जो व्यापारी हैं, अगर वो अपने सामान को बेचते हैं या फिर सामान खरीदते हैं तो उस केस में अगर बेचते हैं तो उन्हें कैश मेमो रिसीव होगा, बेचते हैं तो उस टाइम पे जो कैश मेमो वो अपने कस्टमर को कैश मेमो देंगे और जब भी वो परचेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उस केस में उनको जो उनका सेलर है वो उन्हें कैश मेमो देगा। डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम क्वांटिटी रेट एंड द टोटल प्राइस इज मेंशन इन द कैश मेमो। सो कैश मेमो में जो भी आपने सामान खरीदा है या बेचा है वो उस पर पूरा का पूरा उसकी क्वांटिटी, कितना का रेट दिया गया है, पर यूनिट क्या उसकी कॉस्ट है और टोटल अमाउंट क्या है, ये सब दिया होता है, ठीक है ना। डेट वगैरह भी मेंशन होती है। And cash transactions are recorded in the books of accounts. On the basis of these cash memos, specimen of a cash memo is given on the next पेज।
तो देख लेते हैं कैश मेमो का फॉर्मेट क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो कैश मेमो का जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया है सो वो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। कैश मेमो सबसे पहले जिस कंपनी से ट्रांजेक्शन किया उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी आपने सामान खरीदा है और जिनको आपने बेचा है या जिसके नाम का भी कैश मेमो बन रहा है वो यहाँ पर उनका नेम होगा, कंपनी होगी। और जो भी सामान आपने खरीदा वो पर्टिकुलर में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा कि मैं आपने टाइटन रागा की इतनी वॉच खरीदी, इतनी क्वांटिटी में खरीदी है, और एक जो वॉच है वो 2700 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल अमाउंट शो कर दिया जाएगा। सो ये इसका फॉर्मेट है कैश मेमो का। अब बात करते हैं इनवॉइस एंड बिल की। When a trader sells goods on credit, he prepare a sale invoice which contains the name of the party to whom goods are sold. ठीक है। सो यहाँ पर जो ट्रेडर है, जो व्यापारी हैं, जब कभी भी वो अपने सामान को उधार बेचेंगे ना, अगर उधार बेचेंगे तो ऐसे केस में इनवॉइस बिल बनती है, ठीक है ना। इनवॉइस बनाया जाता है जब उधार भी सामान बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो इनवॉइस बिल बनती है, ठीक है। एंड क्वांटिटी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है। सो जो आपकी इनवॉइस बनेगी वहाँ पर पूरी क्वांटिटी दी होगी, टोटल अमाउंट ऑफ सेल दिया रहेगा। द ओरिजिनल copy of the sale invoice is sent to the purchaser and its duplicate copy is kept from making record in our books of accounts. Similarly, when a trader purchases goods on credit, he receive a credit bill from the supplier of goods. ठीक है। सो यहाँ पर जो ओरिजिनल जो कॉपी होती है ना इनवॉइस बिल की, सेल कर रहे हैं आप, उधार सामान बेच रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो कस्टमर यानी परचेज़र को सेंड कर दी जाती है, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है उसे सेलर अपने पास रख लेते हैं। ऐसे ही सेम परचेज़ के केस में भी होता है। अगर सामान उधार खरीदा गया है तो यहाँ पर उन्हें क्रेडिट बिल भेज दिया जाएगा, और जो भी आपके जो उसकी कॉपी होगी उसे रख लिया जाएगा, ठीक है ना। वी मेक एन इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल बट रिसीव अ बिल ऑन क्रेडिट परचेज, दो द टू टर्म्स आर यूज्ड synonymously and mean the same thing. Specimen of a invoice or bill is given below. तो यहाँ पर भी देख लेते हैं आपके इनवॉइस बिल का फॉर्मेट। सो सेम होता है, कुछ एक चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो यहाँ पे नेम होगा, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है ना। टर्म्स एंड कंडीशन की क्या डिस्काउंट है, अगर टर्म में वो शो कर दिया जाएगा कि कितने % डिस्काउंट दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटी शो कर दी जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो सामान आपने खरीदा उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे रेट, अमाउंट, टोटल अमाउंट, क्या टैक्स है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। एंड जीएसटी जो भी होगा, यहाँ पे फिलहाल सेल्स टैक्स दे रखा है यहाँ पे, अभी तो जीएसटी चल रहा है। जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी जो भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बुक पुरानी है इसलिए यहाँ पर सेल्स टैक्स दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, जीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी, ये फॉर्मेट है आपका इनवॉइस बिल का। नेक्स्ट देखते हैं रिसिप्ट के केस में क्या होगा। सो रिसिप्ट क्या होती है, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। सो जो आपका रिसीट होता है उसमें पूरा जो भी आपने सामान खरीदा है उसमें उसकी डिटेल दी होती है, डेट, अमाउंट एंड जो कस्टमर है उनका नाम दिया होता है, ठीक है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज़ गिवन टू द कस्टमर, तो जो ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है। डुप्लीकेट कॉपी अब जो शॉपकीपर होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन द सेम वे व्हेन एवर वी मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक पेमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर भी चाहे वो रिसिप्ट के केस में हो चाहे पेमेंट के केस में हो, तो ये आपका अगर पैसा आप पेमेंट का रिसिप्ट आपको तब मिलेगी जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो एक रिसिप्ट मिल जाती है आपको, ठीक है। उसकी ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे दी जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी रख ली जाती है जो भी सेलर होते हैं या फिर भी शॉपकीपर होते हैं। डेबिट नोट देख लेते हैं, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, ठीक है ना। डेबिट नोट होता क्या है वो यहाँ पर देखेंगे, जब कभी भी आप सप्लायर को सामान वापस कर देते हैं, मीन्स खरीदा हुआ सामान आपने वापस कर दिया, किसको, सप्लायर को, जिनसे खरीदा था, ठीक है। वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में आप क्या प्रिपेयर करेंगे, डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे और वो सप्लायर को सेंड कर देंगे विद द रिटर्न गुड्स। विद द रिटर्न गुड्स मीन्स जो सामान आपने खरीदा है उस सामान के साथ उस डेबिट नोट को भेज देंगे। डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर्स अकाउंट इज़ बीइंग डेबिटेड, ठीक है। सो जो डेबिट नोट होता है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया जाता है कि जो सप्लायर का अकाउंट है उसे डेबिट कर दिया गया है, ठीक है। डेबिट क्योंकि जो सामान है वो किसके पास जा रहा है, सप्लायर के पास जा रहा है, तो उसे डेबिट कर दिया गया। इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द अमाउंट, द नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ डेबिटेड, द अमाउंट एंड द रीज़न फॉर डेबिट, ठीक है। कि उनका जो सामान है वो क्यों वापस किया गया, पूरा रीज़न होता है, वहाँ पर नेम भी दिया होता है सप्लायर का, और जिस रीज़न से वापस किया गया वो रीज़न वहाँ पे मेंशन होता है। अ डुप्लीकेट कॉपी और द काउंटर फॉयल ऑफ द
डेबिट नोट इज रिटेन्ड बाय अस ऑन द बेसिस ऑफ विच द supplier's account is debited in our books. A specimen of the डेबिट नोट इज़ गिवन बिलो. सो यहाँ पर डेबिट नोट का भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है. सो जो भी सामान आपने ख़रीदा है उसे जब आप वापस करते हैं सप्लायर को तो उसे डेबिट नोट के साथ वापस करते हैं और इसमें सप्लायर का जो अकाउंट था वो डेबिट कर दिया जाता है. ठीक है ना. यहाँ पर डेबिट नोट का फॉर्मेट है. सो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कंपनी होगी उसका नेम आ जाएगा. यहाँ पे पूरा एड्रेस हो जाएगा. यहाँ पर टू जिनको वापस किया जा रहा है सामान सेंड किया जा रहा है उनका पूरा हो जाएगा डिटेल नीचे दे दी जाएगी. ठीक है. सो इस तरह से पूरा का पूरा बन जाएगा. ये अमाउंट कितने रुपए का अमाउंट आपने रिटर्न किया है. ठीक. सो ये पूरा डिटेल है. डेबिट नोट का ये फॉर्मेट है. आप वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को बना सकते हैं. ठीक है. बट जहाँ पे टैक्स होगा वहाँ पर ध्यान रखिएगा. वहाँ पे SGST CGST या फिर IGST चार्ज होगा. जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं. तीनों में से कोई एक. नेक्स्ट है क्रेडिट नोट. व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर्स अकाउंट्स हैज़ बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स. ठीक है. डेबिट नोट में क्या होता है जब सामान खरीदते तो सप्लायर को भेजते थे डेबिट नोट. अब यहाँ पर जब आपको अपना सामान मिल जाएगा मीन्स अब सप्लायर के केस में सप्लायर को अपना सामान वापस मिल रहा है. वो सामान जो उन्होंने सेल्स किया था यानी सेल्स रिटर्न हो रही है यहाँ पर. ठीक है ना. उनका बिका हुआ सामान उन्हें मिल रहा है. ठीक है. सो ऐसे केस में क्या होगा क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है. इज सेंड टू हिम इंडिकेट दैट द कस्टमर अकाउंट्स हैज़ बीन क्रेडिटेड. वहाँ पर क्या था सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जाता था डेबिट नोट में. क्रेडिट नोट में जो आपके कस्टमर हैं उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा. ठीक है ना. सप्लायर का वहाँ पर डेबिट नोट के केस में सप्लायर को हम डेबिट करते थे और यहाँ पर क्रेडिट नोट के केस में जो कस्टमर है उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा. अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट इज़ रिटेन्ड फॉर रिकॉर्ड पर्पस. और उसका जो भी आपका डुप्लीकेट जो कॉपी है वो अपने पास रखेंगे. बात करते हैं पे इन स्लिप की. दिस इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज़ यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक. ईच पे इन स्लिप हैज़ अ counterfoil which is returned to the depositor duly stamped and signed by the cashier of the bank. So पे इन स्लिप आप सभी बैंक में जाते हैं पैसे डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे आप एक पे इन स्लिप फिल करते हैं. जमा पर्ची जिसे बोलते हैं आप. जमा पर्ची में भी कई सारे काउंटरफॉइल होते हैं मीन्स 2 काउंटरफॉइल होते हैं. एक जो बैंक अपने पास रखता है दूसरे में वो कुछ एक चीज़ें मेंशन करता है स्टैम्प लगाते हैं साइन करते हैं और वो आपको वापस कर देते हैं एज ए एविडेंस. ठीक है. चेक की बात करते हैं. अ चेक इज़ एन ऑर्डर in writing drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer or the person named in it. So जो चेक है वो भी बैंक के थ्रू ही लिखा हुआ होता है. ठीक है. और ये एक पर्सन के नाम पर लिखा जाता है जो जिसे पेमेंट करना है जिसको आपको उसको आप दे देते हैं. ठीक है ना चेक को. ईच चेक हैज़ अ काउंटरफॉइल इन विच द सेम डिटेल एज इंटर्ड इन द चेक आर filled. The counterfoil remains with the account holder for future reference. Specimen of a check is given on the next page. ठीक है. सो जो भी आपने चेक बुक देखी हो तो आपको याद होगा कि जो भी चेक आप देते हैं उस चेक को तो दे देते हैं बट उस चेक से रिलेटेड जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना एक इंडेक्स टाइप में दिया होता है वहाँ पर आप फिल कर लेते हैं कि ये चेक पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर बंदे को दिया गया है इतने अमाउंट का. सो आपको समझ में आ गया होगा. बात करते हैं चेक के फॉर्मेट की. सो आप देख सकते हैं चेक का जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ इस तरह का होता है. ये है चेक का फॉर्मेट. ठीक है. सो आप देख सकते हैं. सो यहाँ पर डेट होती है जिसको पेमेंट करना है. पे टू उनका नेम आ जाएगा कितने रुपए पेमेंट करने हैं. इनवॉइस यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. एंड जो भी यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं आप डिजिट्स में. ये इस तरह से फॉर्मेट होता है चेक का. अब आपको समझ में आ गया होगा. So in addition to the above bills received, bill payable, wages sheet, wages है यहाँ पे sheet है wages sheet, correspondence etc. also serve the source documents. Source documents are also prepared for recording internal events such as depreciation and valuation of stock. Thus there must be a source document for each transactions recorded in the books of accounts. ठीक है. सो ये कुछ इस तरह से है. वाउचर्स की बात करते हैं. सो देख लेते हैं मीनिंग ऑफ वाउचर की वाउचर होते क्या हैं. सो मीनिंग ऑफ वाउचर में है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर. सो बात करते हैं कि जो भी आपकी जर्नल एंट्री होगी ना वो जो एंट्री होगी वो बेसिस होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे एंट्रीज पास आउट की जाती है वाउचर. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और जो वाउचर्स होते हैं वो जर्नल एंट्रीज़ को प्रिपेयर करने में सबसे पहले हेल्प करते हैं सबसे पहले यूज़ किए जाते हैं.
ठीक है। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली, सो जो वाउचर्स होते हैं वो अलग अलग प्रिंट किए जाते हैं बाय ऑल दी फर्म्स इन देयर ओन नेम्स। सो जितनी भी फर्म है सभी अपने अपने नाम से वाउचर्स बनाती हैं। अ सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट्स स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ठीक है ना। सो जो भी आपके वाउचर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, उनको या तो डेबिट किया जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट्स एंड ईच वाउचर इज़ काउंटर साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। सो जो साइंड होते हैं, जो वाउचर्स पे साइन होता है वो होता है जो भी जो फर्म के जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके थ्रू होंगे, ठीक है ना। बात करते हैं, अ सीरियल नंबर इज़ पुट ऑन ईच वाउचर एंड द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर। सो कुछ एक नंबर दिए होते हैं, जितने भी वाउचर्स होंगे ना वाउचर से रिलेटेड कुछ नंबर होते हैं, उन्हें वो नंबर उस पर मेंशन होते हैं और उसी से वो अटैच्ड होते हैं कि ये पर्टिकुलर वाउचर इस ट्रांजेक्शन से रिलेट करता है। द वाउचर्स आर प्रॉपरली फाइल अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर्स टू दैट द ऑडिटर्स may easily vouch them and this may also serve as documentary evidence in future। so voucher भी as a evidence यूज़ किए जाते हैं फ्यूचर में। so यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स के बीच में आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। जो बताया अभी वही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सेम माने जाते हैं, बट कुछ एक डिफरेंसेस होता है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वाउचर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो अभी वाउचर्स के हम टाइप्स देखने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एज फॉलो। सो वाउचर है, कैश वाउचर है, नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं नॉन कैश वाउचर्स को। कैश वाउचर में है डेबिट वाउचर और कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट, ठीक है ना। सो डेबिट वाउचर जो यूज़ होगा वो कैश पेमेंट के लिए यूज़ होगा, क्रेडिट वाउचर जो यूज़ होगा वो होगा कैश रिसिप्ट्स के लिए। जब भी पैसे का पेमेंट किया जाएगा तो उस केस में डेबिट वाउचर बनाया जाएगा, एंड जब भी रिसिप्ट होगी, कैश आपको प्राप्त होगी, तो उस केस में क्रेडिट वाउचर्स बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शंस, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। सो डेबिट वाउचर्स में देखा दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट सच एज फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। तो ये सब देख रहे हैं ना आप, एक तरह से पेमेंट ही तो हो रहा है सबका, तो पेमेंट के केस में डेबिट वाउचर यूज़ होता है। अभी आगे भी ये कुछ चीज़ें, कंटेंट्स यूजुअली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंटेन्स इन अ डेबिट वाउचर। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, नेम ऑफ accounts debited, narration, brief explanation of the transaction together with necessary details, net amount of transactions and source documents number भी होते हैं इनमें। In case the source documents is not available for a transaction, the receipt portion of the debit voucher is filled and is used as source documents. If the net amount of the debit voucher is rupees 5,000 or more, a revenue stamp of rupees, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी होती है। सो जितनी भी होंगी वो चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी। तो अभी बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, कि डेबिट वाउचर का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, फिर किस तरह से बना होता है। तो ये है डेबिट वाउचर का फॉर्मेट, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर दिया हुआ है रिसिप्ट रुपीज़, यहाँ पर जो भी रुपीज़ रिसीव्ड होगी वो हो जाएगा यहाँ पर नेम हो जाएगा जो भी आपकी कंपनी है जिससे भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेबिट वाउचर उस, ठीक है ना। सो ऑफिस इक्विपमेंट जो भी आपने सामान खरीदा है, जिसके लिए भी पेमेंट किया है, वहाँ पर नाम हो जाएगा, ये सिग्नेचर्स यहाँ पे हो जाएंगे मैनेजर एंड अकाउंटेंट्स के। बात करते हैं क्रेडिट वाउचर की। सो यहाँ पे कुछ एक नोट दिया है आपकी हेल्प के लिए, सो आप पढ़ सकते हैं इसको। क्रेडिट वाउचर की बात करें तो दीज आर प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट्स, ठीक है ना। सो फॉर कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स एंड विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें, सीरियल नंबर, डेट, नेम, अकाउंट्स, ठीक है, ये सब दिया रहता है। सो आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको पूरा यहाँ पर नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। सो ये क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट है, आप यहाँ पर भी इसको आराम से देखकर समझ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं।
आपको असाइनमेंट बनाना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, तो आप इस वीडियो से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर की बात करते हैं तो फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो जब कोई भी आप सामान उधार खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, कुछ भी उधार हो रहा है, कैश में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो आपका नॉन कैश वाउचर वहाँ पर यूज़ होगा, या फिर जिसको आप ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट है जहाँ पर यूज़ होता है। इसमें भी वही चीज़ है, डेट मेंशन होती है, सीरियल नंबर्स, नेम ऑफ डेबिट, नेम अकाउंट, ठीक है ना, क्या क्रेडिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें सो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये दे रखा है ट्रांसफ़र वाउचर या फिर नॉन कैश वाउचर का फॉर्मेट। सो यहाँ पर भी सेम है, वाउचर नंबर है, डेट है, कंपनी नेम है, डेबिट है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने की हैं यहाँ पर क्रेडिट। सो ये इस तरह से हो जाएगा आपका ये नॉन कैश वाउचर का फॉर्मेट। बात करते हैं कंपाउंड वाउचर होते क्या हैं। अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। तो जब कभी भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा मल्टीपल डेबिट्स हो जाते हैं, ज़्यादा डेबिट्स हो जाते हैं और एक कुछ क्रेडिट करना होता है, तो उस केस में कंपाउंड वाउचर बनता है। या फिर ज़्यादा क्रेडिट्स हैं और एक कुछ किसी अकाउंट को डेबिट करना है, तो उस केस में कंपाउंड वाउचर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर भी, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर कंपाउंड वाउचर के केस में भी। तो आप देख सकते हैं जो डेबिट वाउचर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। ठीक है ना। सो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा तो वहाँ पर डेबिट वाउचर यूज़ होगा। क्रेडिट वाउचर अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस केस में प्रिपेयर किया जाएगा क्रेडिट वाउचर। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड जिन्होंने मुझसे ये बात पूछी थी कि उन्हें प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है और उन्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए, सो आई होप उन्हें ज़्यादा हेल्प हो पाएगी और उनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बन पाएगा। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।